अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि एरर्स जो है वो दो तरह के होते हैं। एक वो एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, और दूसरे वो एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स, एरर्स दैट डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स दैट डू अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। आज हम उन एरर्स की बात कर रहे हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। और जैसा कि आपको याद हो, एरर्स डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस में एरर्स के कुछ अच्छे अच्छे नाम थे, फैंसी किस्म के, जैसे कमीशन, ओमिशन, प्रिंसिपल, रिवर्सल, ओरिजिनल एंट्री और कंपेंसेटिंग एरर। तो कॉपरॉ का एक निमोनिक बताया था, उससे आप याद रखते हैं। लेकिन यहाँ जो एरर्स हैं उसके उस तरह के कोई नाम नहीं है। इनफैक्ट यहाँ एरर्स का कोई नाम ही नहीं है। अब सवाल ये आता है, सर हमें कैसे आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा एरर है। हमें ये आइडेंटिफाई नहीं करना होगा। और कभी भी एरर्स जो डू अफेक्ट ट्रायल बैलेंस हैं तो उसमें वो आपसे नाम नहीं पूछेगा। क्यों? जब नाम रखा ही नहीं है तो आपसे कैसे पूछेगा? जब माँ बाप ने अपने बच्चे का नाम खुद नहीं रखा तो क्या पड़ोसी या रिश्तेदार से पूछेंगे बताओ उसका क्या नाम है? ओ भाई, जब नाम रखा ही नहीं है तो कैसे पूछेंगे? तो इसका मतलब ये वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते उनका कोई नाम नहीं। अब सवाल ये आता है, सर ये कैसे पता चलेगा कि एरर डू नॉट अफेक्ट वाला है कॉपरॉक में से या एरर डू अफेक्ट वाला है? सबसे पहले बेटा एक जनरल रूल याद रख लो। जनरल रूल ये है कि जब भी आपकी डबल एंट्री ब्रेक हो जाएगी, ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा? अफेक्ट हो जाएगा। जब भी डबल एंट्री ब्रेक हो जाएगी, ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा? अफेक्ट हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस बुरा मान जाएगा। डबल एंट्री ब्रेक होने का क्या मतलब है? डबल एंट्री ब्रेक होने का मतलब ये है बेटा कि आपने डेबिट एंट्री बनाई है, क्रेडिट एंट्री नहीं बनाई, या क्रेडिट एंट्री बनाई है, डेबिट एंट्री नहीं बनाई। या तो आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों बनाई हैं, अलग अलग अमाउंट से बनाई। तो इसका मतलब क्या है? आपने डबल एंट्री का रूल ब्रेक किया। अगर डबल एंट्री का रूल ब्रेक किया तो ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा? बुरा मान जाएगा। तो ये आ जाएगा एरर्स डू अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। अब सवाल ये आता है, भाई ये सस्पेंस अकाउंट क्या चीज़ है? सस्पेंस अकाउंट का मतलब ये है कि सस्पेंस अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है। कैसा अकाउंट है बेटा? टेम्पररी, कोई परमानेंट अकाउंट नहीं है। सस्पेंस अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है जो टेम्पररी तौर पे ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और टेम्परेरी तौर पे सस्पेंस अकाउंट क्यों खोलते हैं और कब खोलते हैं? सस्पेंस अकाउंट का रोल उस वक्त प्ले होता है कि जब ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होता। ट्रायल बैलेंस बैलेंस क्यों नहीं हुआ? कोई भी हमने ऐसा एरर किया जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर देता है। तो सस्पेंस अकाउंट बनता कैसे है? पहली बात तो ये बेटा, आप ट्रायल बैलेंस अगर आपको याद हो, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं टी अकाउंट्स। उससे पहले पूरी अकाउंटिंग साइकिल है, लेकिन उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। वो जो टी अकाउंट्स हैं उनको हम बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस। याद है बैलेंस से? बैलेंस सी डी, बैलेंस बी डी। पहले भी बताया अपने लेक्चर्स में, सिर्फ बी डी और सी डी नहीं लिखना, एक्सेप्टेबल नहीं है सी आई में। आपको पूरा लिखना है बैलेंस बी डी और बैलेंस सी डी। पहले चल जाता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सख्त एग्जामिनर इस मामले में आपका, क्यों कहता है भाई मैं मार्क्स काटूंगा। बैलेंस सी डी, बैलेंस बी डी, वो जितने भी बैलेंस बी डी हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसको ओपनिंग बैलेंस कहते थे, सही है ना? कहते हैं अभी भी, लेकिन लिखते नहीं ओपनिंग बैलेंस। वो जो जितने भी बैलेंस बी डी हैं उन सब की एक लिस्ट बनाते हैं, और वो लिस्ट क्या कहलाती है? ट्रायल बैलेंस। जिन आइटम्स का नेचर डेबिट है उनको डेबिट साइड पे लिखेंगे, जिनका नेचर क्रेडिट है उनको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। सही। आपने क्या करना है? एंड में ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करना है। आपको याद होगा बेटा, एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग और परचेज और रिटर्न इनवर्ड, ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं? डेबिट पे आती हैं। इनकम, लाइबिलिटी, कैपिटल, प्रॉफिट, रेवेन्यू, रिटर्न आउटवर्ड और सेल्स, और ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती है? क्रेडिट पे आती है। तो जिनका नेचर डेबिट है उनको डेबिट पे लिखेंगे, जिनका नेचर क्रेडिट है उनको क्रेडिट पे लिखेंगे। जब ये आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया तो हो सकता है आपने डबल एंट्री को ब्रेक किया हो और कोई टैलेंट दिखाया हो जिसकी वजह से क्या हो गया? ट्रायल बैलेंस डिसबैलेंस हो, ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं हुआ। अगर ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? एक टेम्पररी अकाउंट की मदद लेंगे, और वो टेम्पररी अकाउंट क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट। लेट सपोज डेबिट साइड आ रही है 100,000, 1 लाख। क्रेडिट साइड आ रही है 95,000। बताएं शॉर्ट साइड कौन सी? डेबिट साइड है 1 लाख, क्रेडिट साइड है 95।
शॉर्ट साइड है क्रेडिट साइड, कितने से शॉर्ट है 5,000, बिल्कुल। जो शॉर्ट साइड है वहां पे आएगा सस्पेंस। हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे सस्पेंस, और उसका बैलेंस कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे ट्रायल बैलेंस में। एंड में देखेंगे ट्रायल बैलेंस हो जाएगा 1-1 लाख। मुझे बताओ ये जो सस्पेंस हमने यूज़ किया, ये कोई प्रॉपर तरीका लग रहा है या जुगाड़ लग रहा है? ये जुगाड़ है, सही है ना, क्योंकि टेम्पररी तौर पे हमने जो साइड शॉर्ट थी वहाँ पे सस्पेंस डाल दिया। अगर डेबिट साइड शॉर्ट होती तो डेबिट पे सस्पेंस आ जाता, अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो क्रेडिट पे क्या आ जाएगा, सस्पेंस। जो साइड शॉर्ट है वहाँ सस्पेंस डाला, और ट्रायल बैलेंस को टेम्पररी तौर पे क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। क्या कर दिया, टेम्पररी तौर पे बैलेंस। डेबिट साइड भी 1 लाख हो गई, क्रेडिट साइड भी 1 लाख। अब ये जो सस्पेंस है, सस्पेंस को ख़त्म तो करना है ना, बहरहाल सस्पेंस को बेटा ख़त्म तो करना है या नहीं करना भाई। ऐसी मिसाल है इसकी, थोड़ी सी फ़नी बात कर देता हूँ। और फ़नी बात ये है कि जब भी आप कोई टीवी सीरीज़ देखते हैं या जब भी आप कोई मूवी देखते हैं, और अगर उस मूवी का सीक्वल नहीं है और टीवी सीरीज़ का जो है वो दूसरा पार्ट नहीं आने वाला, सही है, दूसरी जो है वो सीरीज़ नहीं आने वाली, तो क्या होता है कि मूवी के एंड पे या टीवी ड्रामा सीरीज़ के एंड पे क्या आ जाता है भाई, दूसरा सीज़न नहीं आने वाला। अगर मैं आपकी ज़बान यूज़ करूं, अगर दूसरा सीज़न नहीं आने वाला तो एंड में सस्पेंस क्लियर होना ज़रूरी। मतलब क्या है भाई, अगर टीवी या ड्रामा सीरीज़ के एंड में, लेट्स सपोज वो थ्रिलर ड्रामा है, थ्रिलर मूवी है, थ्रिलर टीवी सीरीज़ है, तो एंड में सीरियल किलर का पता लगना ज़रूरी है। अगर ये पता ना लग सका कि सीरियल किलर कौन था, और कहता है दी एंड, और वो कहता है भाई कोई आगे दूसरा सीक्वल नहीं बनेगा, तो फिर आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। आप जो है वो प्रोड्यूसर को ढूंढ के मारोगे, बोलोगे क्यों तुमने हमें बेवकूफ़ बनाया, और जो है वो 25 एपिसोड दिखाए और उसके बाद कहते हो दूसरा सीज़न भी नहीं बनाऊंगा, या 4 सीज़न दिखाए और आखिरी सीज़न पे कहते हो ये आखिरी सीज़न है और फिर भी नहीं बता रहे सीरियल किलर कौन है, तो आपका दिमाग ख़राब होगा। बिल्कुल वैसे ही सस्पेंस को क्लियर करना ज़रूरी है। अगर सस्पेंस क्लियर नहीं हुआ तो अकाउंटेंट का दिमाग ख़राब हो जाएगा, शेयर होल्डर्स का दिमाग ख़राब हो जाएगा, ये सस्पेंस क्या है। तो सस्पेंस को क्लियर करना ज़रूरी है। सस्पेंस को कैसे क्लियर करेंगे, जब हमें पता लग जाएगा कि फ़लाँ फ़लाँ एरर्स हैं, और पता कैसे लगेगा, इन्वेस्टिगेशन से। CIE O लेवल अकाउंट्स के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी होगी, सिर्फ आपको पता हो कि मैनेजमेंट क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी और एरर्स को ढूंढेगी। आपको सारे एरर्स प्लेट में रख के दे दिए जाएंगे, ये भंड मारे हैं, ये एरर किए हैं। जब आपको ये पता लग गया ये एरर्स हैं, तो आप उन एरर्स को क्या करेंगे, एक एक करके ढूंढना शुरू कर देंगे। जब वो एरर्स तो ढूंढ तो लिए हैं, अब उनको क्या करना शुरू कर देंगे, करेक्ट करना शुरू कर देंगे। यार अगर एक एक करके अगर आप सारे एरर्स करेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद सस्पेंस क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा। सस्पेंस को क्लियर करना ज़रूरी है। अगर सस्पेंस क्लियर नहीं हुआ तो दिमाग ख़राब होता रहेगा। यार इसकी एक और मिसाल मैं दे सकता हूँ। मुझे बताएं, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे अगर हो, या आपके वालिद साहब ने या बड़े भाई ने या कज़न ने, रिश्तेदार ने, पड़ोसी ने शेयर्स खरीदे हों, तो उनसे पूछिएगा कि कौन से कंपनी के शेयर्स आपने लिए हैं, और उस कंपनी की जाके आप जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड कीजिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पूरा मैगजीन होता है, 5-6 स्टेटमेंट्स होती हैं। लेकिन अगर कम से कम अगर हम बात करें ना, तो इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और कभी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखिएगा एंग्रो कंपनी की या यूनिलीवर की या PNG की, जो भी कंपनीज़ हैं, तो कभी भी किसी कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट साइड पे या लायबिलिटी या कैपिटल साइड पे सस्पेंस नहीं आ रहा होगा। सवाल ये आता है, अगर आ रहा हो तो क्या मतलब है इसका। यार देखो अजीब सी बात है, आपने एंग्रो के शेयर लिए 5 लाख के, आपके वालिद साहब ने। आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप अब्बा ने बोला आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी तो पता चला उसमें आ रहा है भाई कि 2 करोड़ रुपये सस्पेंस अकाउंट। यार आपका दिमाग ख़राब नहीं हो जाएगा? आप फ़ोन करके एंग्रो वालों को, मैनेजमेंट को बहुत सी XYZ बातें बोलोगे। आप बोलोगे यार आपका दिमाग तो ख़राब नहीं है, मैंने आपकी कंपनी के शेयर्स लिए, मैं इतना बड़ा शेयर होल्डर हूँ, और आप कह रहे हो कि भाई सस्पेंस का क्या मतलब। वो ये कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है भाई कि आपका पैसा कहाँ गया, हमें तो ये पता ही नहीं है 2 करोड़ रुपए कहाँ गए, हम तो भोले हैं। आप बोलोगे बेटा अगर आप भोले हो तो हम AGM में आपको किक आउट करते हैं, आप भागो इधर से, हमारी कंपनी छोड़ो, सही, हम मालिक हैं कंपनी के और हम आपको किक आउट कर देंगे। आपको पता है, आपने बिजनेस में पढ़ा होगा
कि एजीएम में शेयर होल्डर्स के पास राइट होते हैं, वोटिंग पावर्स होते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास, और वो जो है वो डायरेक्टर्स को जो है वो री इलेक्ट करने पे नेगेटिव वोट कर सकते हैं कि भाई ये डायरेक्टर्स हमें दोबारा नहीं चाहिए, मैनेजमेंट सही नहीं है, XYZ बंदा है। तो कभी भी प्रैक्टिकल में रियल लाइफ में सस्पेंस नहीं आता, इसीलिए मैंने आपको बोला ये टेम्पररी अकाउंट है। और ये जो ड्राफ्ट अकाउंट्स बनते हैं ना, एक वर्ड यूज होता है ड्राफ्ट, DRAFT। ड्राफ्ट अकाउंट्स का मतलब होता है टेम्पररी अकाउंट्स। तो जब टेम्पररी अकाउंट्स होते हैं, बैलेंस नहीं होते, तो फॉर द टाइम बीइंग हम क्या कहते हैं, यार अभी तो सस्पेंस बनाओ, जान छोड़ो। एक बार सस्पेंस क्लियर हो जाता है तो उसके बाद हमारी ज़िंदगी क्या आ जाती है, सुकून में आ जाती है। एक बार हमें पता लग जाता है भाई ये सस्पेंस था, तो सस्पेंस को हम क्लियर कर लेंगे तो सारे एरर्स क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आ गई बात समझ में। सस्पेंस अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है जिसका ओपनिंग बैलेंस तो होता है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो कहाँ से आता है, वो ट्रायल बैलेंस में जो साइड शॉर्ट है वो ओपनिंग बैलेंस क्या कहलाएगा, सस्पेंस कहलाएगा। ट्रायल बैलेंस में जो साइड शॉर्ट है वहाँ पे क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए बेटा, मैं कुछ एग्जांपल मैंने लिखा है, देखते ज़रा। सबसे पहले एक एरर है, सेल्स ओवरस्टेटेड बाय 1000। सेल्स ओवरस्टेटेड का क्या मतलब है, क्वेश्चन में गिवन होगा। ओवरस्टेट का मतलब ये बेटा कि हमने जितनी सेल्स रिकॉर्ड करनी चाहिए थी हमने उससे ज़्यादा कर दी। कितनी ज़्यादा कर दी, 1000। दूसरा एरर है, परचेज भी ओवरस्टेट कर दी, या ओवरकास्टेड भी लिख सकता है, और वो है 2500। कास्टिंग का एरर भी टोटलिंग हो रहा है, परचेज को 2500 से हमने बढ़ा दिया। तीसरा एरर है, पेमेंट टू क्रेडिटर 3500 3500 फॉरगॉट टू एंटर इन कैश बुक। मतलब जब हम सप्लायर को पेमेंट करते हैं क्या एंट्री बनाते हैं, लाइबिलिटी डेबिट सप्लायर के नाम से, ट्रेड पेबल लिखें या बंदे का नाम है तो वो लिखें, और बैंक क्रेडिट। तो वो कह रहा है बैंक को क्रेडिट करना भूल गए, कैसे पता चला, कैश बुक को क्रेडिट नहीं किया और जो सप्लायर है उसको डेबिट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका बनाते हैं सस्पेंस अकाउंट। देखें एग्जाम्पल वही है जो हमने पहले पढ़ी थी। अच्छा बेटा देख लें अब इसको, सस्पेंस अकाउंट बनाकर बहुत आसान है ये। पहली बात तो यह है, सस्पेंस का जो ओपनिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस तो होता नहीं है। ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आता है, डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस। अगर हम अपनी एग्जांपल देखें तो हमने बात की थी कि जो साइड शॉर्ट है वहाँ पे क्या आ जाएगा, सस्पेंस आ जाएगा। तो शॉर्ट साइड हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो ज़बानी हमने एग्जाम्पल डिस्कस की वो था 5000। तो अगर डेबिट साइड शॉर्ट होती तो डेबिट पे आ जाता 5000, और क्रेडिट साइड शॉर्ट होगी तो क्रेडिट पे आ जाएगा। इसको बैलेंस बीडी नहीं लिखना, ये एग्जामिनर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है आपका CI वाला, वो यूज़ करता है डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस। CI एग्जामिनर आपका यूज़ करता है डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस। तो ये आ गया 5000, ये ऑलरेडी गिवन होगा सवाल में। अब 3 एरर है। पहला एरर क्या था, सेल्स को हमने ओवरस्टेट कर दिया, मतलब सेल्स को बढ़ा दिया है। भाई देखें, अगर तो वो जर्नल एंट्रीज मांगता है तो आप जर्नल एंट्रीज भी जो है वो बनाएं, सही है ना, जगह देगा स्पेशली जर्नल एंट्रीज की, उसके मार्क्स होंगे। अगर तो जर्नल एंट्री एग्जाम में नहीं मांगता तो आपकी मर्जी, आप रफ वर्किंग में बना ले तो अच्छा है, और अगर आप रफ वर्किंग में जर्नल एंट्रीज नहीं भी करते तो आप डायरेक्ट भी सस्पेंस अकाउंट में एंट्री कर सकते हैं। कैसे, सेल्स आपने बढ़ा दी है, अब सेल्स को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सेल्स वैसे क्रेडिट होती है बेटा, कम करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट। अगर सेल्स डेबिट होगी तो सस्पेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे और रेफरेंस में क्या लिख देंगे, सेल्स। ऐसे बेटा देखो, परचेज ओवरकास्ट कर दिए, परचेज को भी बढ़ा दिया है। अब परचेज को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और भाई जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं करेक्शन की, जहाँ कुछ नहीं आता वहाँ पे क्या आता है, सस्पेंस आता है। अगर परचेज को हमने ओवरकास्ट कर दिया था, बढ़ा दिया था, अब हम परचेज अकाउंट को कम कर देंगे, परचेज क्रेडिट होगा। अगर परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा तो सस्पेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। जहाँ कुछ नहीं आता वहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, सस्पेंस। तो बेटा सस्पेंस डेबिट हो जाएगा और रेफरेंस में आ जाएगा परचेज। रेफरेंस में परचेज क्यों लिख रहे हैं, अगर सस्पेंस डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट क्या हो रहा होगा, परचेज। ऐसे ही अगर सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट पे क्या आ रहा होगा, सेल्स। ये ऑपोजिट रेफरेंस आता है, ये आपको पता है। अब बेटा आखिरी चीज़ आ गई, पेमेंट टू क्रेडिटर 3500 फॉरगॉट टू एंटर इन कैश बुक। बेटा अगर वो कह रहा है कैश बुक में एंटर नहीं किया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि आपने जो है वो सप्लायर के अकाउंट को डेबिट नहीं किया, बैंक को तो क्रेडिट कर दिया होगा ना, सॉरी वो कह रहा है सप्लायर को डेबिट कर दिया होगा, बैंक को क्रेडिट करना भूल गए। अगर बैंक को क्रेडिट करना भूल गए तो अब बैंक को क्रेडिट कर देते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात आ गई, बैंक को कैसे क्रेडिट करेंगे बेटा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा तो सस्पेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सस्पेंस डेबिट कर देंगे और रेफरेंस में क्या आ जाएगा, सप्लायर का नाम या ट्रेड पेबल। आ रही बात समझ में। अच्छा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो साइड शॉर्ट होगी वहाँ पे आ गया। और देखो एक और बात मैं आपको बता रहा था, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये है
वैसे तो जनरल नॉलेज है लेकिन आपको पता होना चाहिए, बच्चे मिस्टेक करते हैं। वो कह रहे हैं पेमेंट टू अ क्रेडिटर फॉरगॉट टू एंटर इन कैश बुक। बेटा वो कह रहा है भाई मुझे बताओ सप्लायर को पेमेंट करते हैं, डबल एंट्री क्या बनती है? लाइबिलिटी डेबिट मिस्टर एक्स जो भी है और बैंक क्रेडिट। ओ भाई अगर हमने सप्लायर को डेबिट किया है, बैंक को क्रेडिट करना था, वो कह रहा है बैंक को क्रेडिट करना भूल गए, मतलब कैश बुक में एंटर करना भूल गए, मतलब बैंक को क्रेडिट करना भूल गए। यार इसका मतलब ये है बेटा बैंक को क्रेडिट नहीं किया तो सप्लायर को तो डेबिट कर दिया होगा ना। ओ भाई जब तक ये बोले ना तो क्या हम अज्यूम करेंगे बाकी एंट्री सही है। अंडरस्टूड सी बात है ना, लॉजिकल है। देखो अगर कंफ्यूज हो रहे हो एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपको कहता हूँ खुदा ना खास्ता कल के दिन की अगर मैं बात बताऊं, मैं बोलूं खुदा ना खास्ता बेटा मेरी कल फजर की नमाज रह गई, कोशिश करनी चाहिए पूरी कि भाई फजर की नमाज सारी नमाजें पढ़नी है। अगर किसी वजह से मेरी नमाज रह गई और मैं आपको कह रहा हूँ बेटा कल मेरी खुदा ना खास्ता फजर की नमाज रह गई, तो आप क्या अज्यूम करेंगे? मेरी सारी नमाजें रह गई या सिर्फ फजर रह गई? सिर्फ फजर रह गई। ऑब्वियस सी बात है। मैं आपको ये कह रहा हूँ बेटा फजर की नमाज रह गई, इसका मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा कि सारी नमाजें रह गई, मैं कह रहा हूँ फजर रह गई। इसका मतलब आप ये अज्यूम करेंगे कि बाकी सारी मैंने पढ़ी नहीं है। क्यों? अगर मैं यार कोई बंदा अगर नमाज पढ़ता ही नहीं है तो वो ये बोलेगा यार मेरी फजर रह गई। तो इसका मतलब तो ये कहने का मकसद यही है ना, वो यही कहना चाह रहा है इम्प्लिसिट है इसकी बात में कि बाकी मैंने पढ़ी है। बेटा बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसी एग्जांपल है। अगर वो कह रहा है बैंक में डालना भूल गए एंट्री, इसका मतलब लाइबिलिटी ऑलरेडी डेबिट हो चुकी है। तो अगर लाइबिलिटी डेबिट हो चुकी है ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल को दोबारा डेबिट नहीं करना, सिर्फ बैंक को क्रेडिट करना है। सही है ना? फॉरगॉट टू एंटर इन कैश बुक, अगर बैंक को क्रेडिट करेंगे तो रेफरेंस में क्या आ जाएगा भाई, जो है वो हम एंट्री बनाएंगे बैंक क्रेडिट और सस्पेंड डेबिट। सही है ना? बैंक को क्रेडिट करेंगे और सस्पेंस को डेबिट कर देंगे। अच्छा बेटा माजरत जल्दबाजी में जो है मैंने गलत में ट्रेड पेबल लिख दिया था, ट्रेड पेबल नहीं आएगा बैंक आएगा। भाई आप इसकी लॉजिक ये समझें कि सप्लायर को पेमेंट करते हैं, एंट्री बनती है सप्लायर डेबिट बैंक क्रेडिट। सप्लायर को तो डेबिट कर दिया होगा, बैंक को क्रेडिट करना भूल गए। अब कौन सी इस चीज़ में बड़ी बात हो गई, बैंक को क्रेडिट कर दो। अगर बैंक क्रेडिट होगा तो सप्लायर तो अब डेबिट नहीं हो सकता, वो पहले ही डेबिट हुआ हुआ, सस्पेंस डेबिट हो जाएगा। सस्पेंस को डेबिट करेंगे बेटा, रेफरेंस में हम क्या लिख देंगे, बैंक। क्योंकि बेटा अगर सस्पेंस डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट पे क्या आ रहा है, जो है वो बैंक आ रहा है। सही है बेटा? अब इसको क्या करें, बैलेंस करें। भाई ये सस्पेंस अकाउंट हमेशा क्लियर होना ज़रूरी है। बेटा आखिरी बात इसमें यह भी हो सकती है कि सस्पेंस अकाउंट तो क्लियर हो गया, सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस तो होता है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। आखिरी बात यह बेटा, आपने इसको सस्पेंस को क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको ये करना है कि बाज़ वक़्त ये भी होता है बेटा, ये सारे एरर्स आपको दे दे, 3 एरर्स या 4 एरर 5 एरर, और ये जो सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस है ये ना दे। मतलब ये जो डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस हो ये हमें खुद ही निकालना हो। ये आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। कैसे? आप एक काम करें, एक लाइन पहले छोड़ दें, उसके बाद ये तीनों एरर्स को करेक्ट करके इनकी जनरल एंट्रीज बना लें। अब आप मुझे बताएं बड़ी साइड कौन सी आ रही है, डेबिट आ रही है, डेबिट साइड आ रही है 6000। क्रेडिट साइड को भी 6000 करने के लिए आप क्या करेंगे, 6000 में से 1000 माइनस करेंगे, ये जो बॉक्स बनाया है ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो बाद औक़ात सस्पेंस अकाउंट जो है वो खुद आपको बैलेंस नहीं देगा, डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, वो बोलेगा आप खुद फाइंड करो। तो आप सारे एरर्स लिख लेंगे, जो बड़ी साइड है वो दोनों जगहों पे आएगी, और जो शॉर्ट साइड अगर ये 5000 ना पता हो तो क्या हम निकाल सकते हैं ना, आसान है, 6000 माइनस 1000 5000। तो यहाँ तक ये बात हो गई हमारी। मेरे ख्याल से तो अब इसके अलावा और कोई करने वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कुछ एरर्स और देख लें, एरर्स विच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, ये मैंने आपको रूल बता दिया, जब भी डबल एंट्री ब्रेक होगी ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट एडिशन इन एनी अकाउंट, किसी एक अकाउंट को ओवरकास्ट कर दिया या अंडरकास्ट कर दिया, जैसे सेल, परचेज, इनकम या एक्सपेंस या कैश या बैंक। मेकिंग एन एंट्री ओनली वन साइड, डेबिट बनाई क्रेडिट नहीं बनाई, या क्रेडिट बनाई डेबिट नहीं बनाई। एंटरिंग अ डिफरेंट अमाउंट ऑन द डेबिट साइड फ्रॉम द अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, मतलब डेबिट अलग अमाउंट से बनाई, क्रेडिट अलग अमाउंट से बनाई, तो भी क्या होगा, डबल एंट्री ब्रेक होगी। जब डबल एंट्री ब्रेक होगी तो सस्पेंस आ जाएगा। कुछ और मैंने एग्जांपल्स दिए अपने क्लास नोट्स में, सम कॉमन एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। कॉमन एरर्स दिया था एग्जाम में, परचेज या ओवर या अंडर कास्ट कर दी, सेल्स ओवर या अंडर कास्ट कर दी, एक्सपेंस रिकॉर्डेड ट्वाइस, किसी भी एंट्री को 2 दफ़ा बना दिया। जैसे डबल एंट्री बननी चाहिए थी रेंट डेबिट बैंक क्रेडिट, हमने क्या किया भाई, रेंट डेबिट बैंक क्रेडिट किया करना था,
तो हमने जो है वो रेंट को 2 दफ़ा डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट करना भूल गए, तो ये टैलेंट हमने दिखा दिया। डिस्काउंट अलाउड की भी एंट्री अक्सर आती है सस्पेंस में, डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्डेड इन डिस्काउंट रिसीव एंड डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्डेड इन डिस्काउंट अलाउड। अलाउड को अगर रिसीव में डाल दिया तो क्या एंट्री बनाएंगे, पहले तो ये बताएं। अलाउड को अगर गलती से हमने रिसीव को डेबिट कर दिया अलाउड की जगह, तो रिसीव तो डेबिट नहीं होना चाहिए था, रिसीव को हमने नाजायज़ डेबिट कर दिया था, तो रिसीव को क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। रिसीव को क्रेडिट करके अलाउड डेबिट कर दें, ये एंट्री तो आसान है, इसमें सस्पेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर एक ही टाइम पे दोनों एरर कर दिए, अलाउड को रिसीव में डाला और रिसीव को अलाउड में डाल दिया, तो फिर सस्पेंस आ जाएगा। सही, रिसीव को हमने जो है वो अलाउड में डाल दिया, तो हम क्या करेंगे, रिसीव को अलाउड में हमने क्रेडिट कर दिया, तो नहीं करना चाहिए था, तो अलाउड को हम क्या कर देंगे बेटा, रिसीव को अच्छा बेटा मैंने एग्जाम्पल बनाया है, लेकिन ये एग्जाम्पल है थोड़ा सा मुश्किल। अगर आप देख लें ओ लेवल में बहुत ज़्यादा मुश्किल एग्जाम्पल आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ी तैयारी कर लें तो आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। और एग्जाम्पल आता है लेकिन बहुत कम होता है कि बहुत टेक्निकल एग्जाम्पल है, लेकिन आप प्रिपेयर्ड रहें तो अच्छा है, क्योंकि एग्जामिनर एक दो तो ऐसी मुश्किल एडजस्टमेंट डालता है जो बिल्कुल बाउंसर जाती है बच्चों के लिए। एग्जाम्पल ये बनाया बेटा, डिस्काउंट अलाउड 500 रिकॉर्डेड एज डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउ किया था हमने कस्टमर्स को और हमने उसको गलती से डिस्काउंट रिसीव में डाल दिया। मतलब यह है कि अज्यूमिंग कि हमने दोनों साइड पे मिस्टेक की है। देखो, अगर एक साइड पे मिस्टेक होगी तो सस्पेंस आएगा, अगर दोनों साइड पे मिस्टेक की है मतलब डेटर में भी, क्रेडिटर में भी, डिस्काउंट अलाउड में भी, डिस्काउंट रिसीव में भी, तो सस्पेंस वाला तो एग्जाम्पल नहीं बना। लेकिन अगर दोनों साइड पे मिस्टेक होगी तो एरर देख लें क्या होगा। बेटा अलाउड था 500, हम समझे वो रिसीव है, हमने डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया होगा, और जो रिसीव था वो 800 था, हमने उसको ट्रीट कर लिया एज डिस्काउंट अलाउड। मतलब वो जो डिस्काउंट अलाउड कॉलम था वो 500, हम समझे वो डिस्काउंट रिसीव है, और जो डिस्काउंट रिसीव था 800, हम समझे वो डिस्काउंट अलाउड है। अब देखें कन्फ्यूजिंग एडजस्टमेंट है। पहली बात यह है कि आपको ये देखना होगा कि मिस्टेक कहाँ की है, एक साइड पे की है, दोनों साइड, ये क्लियरली बता देगा। मेरा जो एग्जाम्पल मैंने बनाया उसमें इतना क्लियर मैंने लिखा नहीं है, वो क्लियरली बता देगा कि भाई अलाउड को ट्रीट कर लिया है एज रिसीव। अगर ट्रीट हमने गलत किया है इसका मतलब दोनों जगहों पे मिस्टेक की होगी। अगर वो कहता है डिस्काउंट अलाउड को हमने सिर्फ डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में गलत लिखा है, मतलब बाकी सही लिखा है, तो इसका मतलब ये आपका सस्पेंस आ जाएगा। और अगर दोनों जगहों पे मिस्टेक होगी तो ये एक तरीके का कंपेंसेटिंग एरर है। अब देखते हैं बेटा इसका OEC टेक्निक मैंने आपको पहले बताई थी, अगर आपने पिछला लेक्चर सुना है, और वो एरर्स नॉट अफेक्टिंग वाला, वो टेक्निक उसमें भी यूज़ होती है, इसमें भी यूज़ होती है। ओरिजिनल एरर करेक्शन, ये हर जगह टेक्निक यूज़ होती है। ओरिजिनल का मतलब ये एंट्री बननी चाहिए थी, एरर का मतलब आपने ये भंड मारा, ये गलती की, और करेक्शन का मतलब अब इसको कैसे सही करें। तो मैंने इसको याद रखा हुआ था, आपको पहले भी बताया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन से OEC, आप जैसे चाहे उसको याद रखें। अब अगर आप देखें ओरिजिनली एंट्री क्या बननी चाहिए थी, अलाउड हमारा 500 था ना, तो एंट्री बननी चाहिए, अलाउड की सिंपल एंट्री होती है डिस्काउंट अलाउड डेबिट और कस्टमर डेटर का अकाउंट क्रेडिट 500। बेटा ये पहले भी बता दूं, एग्जाम में DA लिखना, DISC लिखना ये अलाउड नहीं है, मार्क्स कटेंगे। ये तो रफ वर्किंग है तो मैं लिख रहा हूँ DA, और डेटर अब नहीं लिखते, उसकी जगह ट्रेड रिसीवेबल लिखते हैं। अगर कस्टमर का नाम है तो वो लिखेंगे मिस्टर X, वरना ट्रेड रिसीवेबल लिखेंगे। डेटर सिर्फ वो जान छुड़ाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, एग्जाम में आपको नहीं लिखना, रफ वर्किंग में लिख सकते हैं। बेटा डिस्काउंट अलाउड की एंट्री बनती है डिस्काउंट अलाउड डेबिट और कस्टमर क्रेडिट, और डिस्काउंट रिसीव कितना है 800, डिस्काउंट रिसीव क्योंकि इनकम है, एंट्री बनती है डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, और जो सप्लायर है मिस्टर वाई उसका अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, लाइबिलिटी कम। तो ये तो एंट्रीज वो हैं जो बननी चाहिए। अज्यूमिंग हमने एंट्रीज जो है वो उल्टी कर दी, अलाउड 500 की जगह 800 ले लिया और रिसीव अब उल्टा कर दिया। भाई अलाउड 500 था, हमने क्या कर लिया बेटा, हमने जो है वो 500 रिसीव में डाल दिया, डिस्काउंट रिसीव में 500 से एंट्री बना दी और अलाउड में कितने से बना दी, 800 से बना दी। अब देखो उल्टी एंट्री बना दी, अब हम करेक्शन कैसे करें यार। करेक्शन ऐसे देखो बेटा, अलाउड जो है वो 500 होना चाहिए था, हमने अलाउड को 800 डाल दिया। बता अलाउड को ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया या कम। डिस्काउंट अलाउड 500 होना चाहिए था, हमने कितना रिकॉर्ड कर दिया 800। बताओ ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया या कम। हमने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, कितने से 300, बिल्कुल। अगर 300 अलाउड को ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया है तो अलाउड को कम कर दें। सही, वैसे AS लेवल की एडजस्टमेंट बन गई, थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल, बहरहाल सीख लें इसको। बेटा अलाउड को हमने क्या कर दिया है, ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, अलाउड को कम कर दें।
अच्छा, पहले अगर हम रिसीव और अलाउड देख लें, रिसीव क्रेडिट इनकम होती है, हमने इनकम को कम क्रेडिट किया, कितना क्रेडिट किया 500। अब रिसीव को बढ़ाना पड़ेगा तो रिसीव भी क्रेडिट हो जाएगा, रिसीव इनकम है, इनकम क्या होती है क्रेडिट 300, तो दोनों अभी तक क्रेडिट हो रहे हैं। अलाउड बेटा इसलिए कम किया क्योंकि हमने ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया था, और रिसीव को हमने इसलिए बढ़ाया क्योंकि कम रिकॉर्ड किया था। अब देखें दोनों क्रेडिट पे आ रही हैं, अब डेबिट पे क्या आएगा, मैं ये आपको समझा रहा हूँ बेटा। अगर सिर्फ हमने अलाउड या रिसीव अकाउंट में मस्ती की होती, और अगर हमने मस्ती उसमें ना की होती, किसमें, कस्टमर या सप्लायर के अकाउंट में, तो अब डेबिट साइड पे क्या आ जाता, सस्पेंस आ जाता 600 से, इन दोनों का टोटल कहाँ चला जाता, सस्पेंस डेबिट। लेकिन मैंने जो एग्जांपल बनाया है उसमें ये बनाया है कि हमने दोनों जगहों पे मिस्टेक की है, कंपेंसेटिंग एरर किया है हमने, ये डेटर और क्रेडिटर में भी मिस्टेक हुई है, मतलब डिस्काउंट अलाउड और डेटर में दोनों में मिस्टेक हुई, और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिटर दोनों में गलती की। अगर एक जगह पे गलती होती तो डेबिट साइड पे क्या जाता, सस्पेंस, क्योंकि एरर्स अफेक्टिंग में आता, और अगर दोनों जगहों पे मिस्टेक की है, कंपेंसेटिंग एरर है, तो इसमें सस्पेंस नहीं आना चाहिए। अब आ जाओ डेटर पे। यार मुझे बताओ डेटर कितने से क्रेडिट होना चाहिए था, डेटर डेबिट होना चाहिए था, सॉरी क्रेडिट होना चाहिए था 500 से, और हमने डेटर को कितना क्रेडिट कर दिया बताओ भाई। हमने डेटर को जो क्रेडिट किया है ना बेटा वो 800 से। बताओ डेटर को ज़्यादा क्रेडिट कर दिया या कम, ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। अब एक बार डेबिट करते हैं 300 से, तो जो ट्रेड रिसीवेबल है उसको डेबिट कर, बिल्कुल ऐसे ही देखो बेटा, क्रेडिटर सप्लायर, सप्लायर लाइबिलिटी को कम करना चाहिए, क्यों, जब डिस्काउंट मिलेगा तो लाइबिलिटी कम होगी, लाइबिलिटी को डेबिट करना चाहिए 800, और हमने कितना डेबिट किया बेटा 300, तो अब 300 से और डेबिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताओ, 300 से और डेबिट होना चाहिए। ये मुश्किल एडजस्टमेंट है, इसको रिवाइंड करके दोबारा सुनना। देखो ये डेबिट क्रेडिट साइड बैलेंस हो गई, अगर डेबिट क्रेडिट साइड बैलेंस हो गई इसका मतलब बेटा ये एरर करेक्ट हो गया। तो ये एक एग्जांपल मैंने दी, इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम सॉल्व करते हैं पास पेपर्स की। अच्छा बेटा आगे देखते हैं, विड्रॉन गुड फॉर ओन यूज़, पर्सनल यूज़, रिकॉर्डेड इन ड्राइंग बट नो एंट्री। अब ये तो बहुत कॉमन है कि ये डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दी, क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं की। यार जब गुड्स विड्रॉ करते हैं डबल एंट्री क्या बनती है, ड्राइंग डेबिट परचेज क्रेडिट, याद है ना, क्योंकि गुड्स जब हम निकालते हैं तो गुड्स या स्टॉक का कोई अकाउंट नहीं होता, और जब हम नए मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं अपनी दुकान के लिए तो मोबाइल फ़ोन अकाउंट डेबिट नहीं करते या स्टॉक डेबिट नहीं करते, क्योंकि वो हमारे लिए एसेट है, तो हम परचेज डेबिट करते हैं। ऐसे ही जब हम नया फ़ोन निकाल लेंगे आईफोन 7 अपने घर के यूज़ के लिए, तो ड्राइंग डेबिट होनी चाहिए और परचेज क्रेडिट हो गई। वो कह रहे हैं ड्राइंग तो डेबिट कर दी, परचेज क्रेडिट करना भूल गए, तो अब आप क्या करेंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस को क्या कर देंगे, डेबिट। ऐसे ही रिसीवेबल्स और पेएबल वर रजिस्टर्ड रॉन्गली, जहाँ पे जो मिस्टेक हुई है वो करेक्ट कर दें। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। इसके बाद हम जो है वो इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पास पेपर्स के।